मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपका औसत का भाग 4, क्योंकि इससे पहले 3 भाग मैं अपलोड कर चुका हूं और 2 आपके एवरेज स्पीड के, टोटल औसत से 5 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ये छठा और लास्ट लेक्चर है एवरेज का। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उनका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप सब मिला करके देख लेना। आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और ये आपका 3rd एवरेज के वीडियो में जो दिया गया था आपको प्रश्न वही है, और इसकी सॉल्विंग में इसमें आपको 4th में बता देता हूँ। कुछ बच्चों ने इसके आंसर किए थे, तो इसका सही आंसर होगा 85 विकेट। आप इसको देख लीजिए कि इसकी सॉल्विंग क्या है और क्वेश्चन क्या है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, उसने अगले मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसका प्रति विकेट औसत रन 0.85 घट गया। इस मैच के बाद उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है? इसका मतलब है एवरेज घटने का कि उसने कम रन बनाए। एवरेज घटा है, उसने रन कम बनाए। बाय द वे ये एवरेज बढ़ जाता तो उसने औसत से ज़्यादा रन बनाए। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आप देखिए। प्रति विकेट उसका जो एवरेज चल रहा था वो 24.85 था। यदि अब आगे इसी हैसियत से वो रन बनाता रहता तो उसके औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 5 विकेट में इस हैसियत से उसे कितने रन बनाने चाहिए थे? 24.85 प्रति विकेट की हैसियत से 5 विकेट में उसे टोटल 124.25 रन बनाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने 5 विकेट में इतने रन नहीं बनाए, बल्कि उसने सिर्फ 52 रन बनाए, 52 रन बनाए। अब क्या हुआ? उसने 72.25 रन कम बनाए। तो ये जो 72.25 रन कम बनाए, ये एवरेज घटा देगा। किसका? वर्तमान में जितनी पारियां हैं इसने घटा दिया। कितना घटा दिया? औसत रन घटा दिया 0.85। तो अब आप देख लेते हैं कि इसका प्रभाव कितनी पारियों पर पड़ा। तो ये 72.25 बटा 0.85, इसे आप डिवाइड कर देंगे। इसे डिवाइड जब आप करेंगे तो आ जाएगा 85 विकेट। इसे सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा 85 विकेट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 85 विकेट आ जाएगा। तो अगर ये पूछा जाएगा कि पूर्व में विकेटों की संख्या क्या थी, तो आप 80 आंसर लगाओगे। और अगर ये पूछ लेगा कि अभी वर्तमान में विकेटों की संख्या क्या है, या इस पारी के साथ विकेटों की संख्या क्या है, या इस पारी के बाद विकेटों की संख्या क्या है, तो 85 आंसर दोगे। तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा कि एवरेज का प्रभाव हमेशा वर्तमान में मौजूद प्रेक्षणों पर पड़ता है, और वर्तमान में जो प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशंस हैं वो 85 हैं। इस वीडियो में मैं आपको एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। आपके शुरुआती क्वेश्चन जो है 4 से 5 जो होंगे, उनको मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डाल करके बताऊंगा, जो थोड़े से इजी और अच्छे सवाल होंगे और रनिंग में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन में आपको थोड़े से स्टैंडर्ड या उच्च लेवल के कह लीजिए वो बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के पूरा वीडियो आप देखिए, और ये एवरेज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो पे आएंगे। आइए आप क्वेश्चन देखिए। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा भी जाता है। इसमें एक परीक्षा में 20 छात्रों के औसत अंक 62 निकाले गए। पुनः जब रीचेक होता है तो पता चला कि बाई मिस्टेक एक बच्चे के अंक 25 की जगह पे 52 रीड कर लिए गए थे। यानी वास्तव में उसे 25 नंबर मिले थे, लेकिन लिपिक ने उसे 52 नंबर चढ़ा दिया। और दूसरे बच्चे को वास्तव में 75 नंबर मिले थे, लेकिन लिपिक ने 57 उसे पढ़ लिया। तो इस मिस्टेक को सही करने के पश्चात सही औसत क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है और लगातार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत ही आसानी से और सिंपल वे में इसका आंसर किया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन भी दिए हुए हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़,
पहले बच्चे को एक्चुअल में 25 अंक मिले थे, लेकिन बाई मिस्टेक क्या हो गया, 52 चढ़ गए, यानी उसे ज़्यादा मिल गए थे। तो ज़्यादा मिल गए थे तो ये त्रुटि निवारण में उसे वापस करने होंगे। तो 25 नंबर उसे मिले थे और बाई मिस्टेक 52 उसके चढ़ गए थे। तो क्या हुआ कि उसे 27 नंबर वापस करना पड़ेगा, यानी -27 करना पड़ेगा। टोटल अंक आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है कि 20 गुणे 62 करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो 25 की जगह 52 पढ़ लिए गए थे, यानी 27 नंबर वापस करने पड़ेंगे। दूसरे बच्चे को वास्तव में 75 नंबर मिले थे, बाई मिस्टेक 57 पढ़ लिए गए। इसका मतलब है कि दूसरे बच्चे को ज़्यादा अंक मिले थे और गलती से उसे कम पढ़ लिया गया। तो कितना कम पढ़ लिया गया, 18 अंक कम पढ़ लिया गया। तो क्या करेंगे, 18 उसे देने होंगे। तो यहाँ पे 18 देने होंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों का जो परिणाम निकला वो -9 निकला, यानी टोटल अंकों से 9 अंक घटने वाले हैं। और एवरेज का प्रभाव सभी पे पड़ता है समान रूप से, परीक्षणों पे पड़ता है, परीक्षण से तात्पर्य बच्चों से है। तो ये माइनस जो 9 अंक होगा इसका समान रूप से 20 बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसे 20 से डिवाइड जब आप करेंगे तो -0.45 आ जाएगा। इतना एवरेज घटने वाला है किससे, जो था। तो एवरेज क्या था आपका, 62 था। 62 से 0.45 जब आप घटाएंगे तो 61.55 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी अब जो औसत होगा वो 61.55 होगा। आपका सी आंसर सही है। तो इस तरह से बहुत तेज़ी से और वर्बली कर सकते हैं कि उसे 27 नंबर वापस करने होंगे, इसे देने होंगे 18, यानी -9 होगा। इसका प्रभाव इस पे पड़ेगा। यदि बढ़ रहा है तो जोड़ दीजिए उसमें, और घट रहा है तो घटा दीजिए। आइए नेक्स्ट टाइप पे। ये सेकंड टाइप में आपका लिखा हुआ है कि 30 के अपवर्तकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको कैसे करेंगे, 30 के अपवर्तकों का औसत ज्ञात करें। तो औसत तो आप बाद में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि अपवर्तक कहते किसे हैं। अपवर्तक से तात्पर्य है फैक्टर से, फैक्टर। अपवर्तक से तात्पर्य फैक्टर से है, यानी गुणनखंड से। गुणनखंड अपवर्तक यानी फैक्टर। तो इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए और नोट कर लीजिएगा। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है, 1। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है, जबकि सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं संख्या होती है। इन दोनों के मध्य में पड़ने वाली वो सारी संख्याएं जो इसे विभाजित कर दे, इसके अपवर्तक कहे जाएंगे। तो हम सारे अपवर्तक लिख लेंगे। सबसे छोटा 1 हो गया, सबसे बड़ा स्वयं संख्या हो गई, बीच की वे सारी संख्याएं जो इसे काट दें इसके अपवर्तक कहे जाएंगे। इन्हें लिख लेंगे और फिर इनकी संख्या से भाग दे देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो ध्यान से इसको उदाहरण देख लीजिए। इसका सबसे छोटा अपवर्तक 1 हो गया, यानी 1। अगला हो जाएगा 2, अगला हो जाएगा 3, और अगला हो जाएगा 5, अगला हो जाएगा 6, एंड ये आपका 10 हो गया, और 15 और 30 आल्सो। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 से। 8 से डिवाइड कर देंगे। इसका टोटल जो सम होगा वो 72 आ जाएगा, और 72 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। यानी 30 के अपवर्तकों का औसत क्या होगा, 9 होगा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से आंसर दे सकते हैं। एक मैं और आपको दिखा देता हूँ, यहीं पे इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ और आप इसी में देख सकते हैं कि 50 के अपवर्तकों का औसत क्या है। तो 50 के अपवर्तकों का औसत क्या है, नो प्रॉब्लम, आप इसका भी बहुत ही अच्छे से आंसर दे सकते हैं। कैसे, सबसे छोटा अपवर्तक 1 और सबसे बड़ा स्वयं संख्या, इनके मध्य पड़ने वाली वो सारी संख्याएं जो इसे विभाजित कर दें इसके अपवर्तक कहलाएंगे। तो पहला हो गया 1, अगला हो गया 2, अगला हो गया इसका 5, और अगला हो गया 10 एंड 25 और 50, ये हो गया। और इसे डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 और 6।
अब आप इसे जोड़ लेंगे तो ये 93 हो जाएगा और इसे जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 15.5 आ जाएगा। तो इसका सही औसत क्या होगा? 15.5 आ जाएगा। तो इसी तरह से किसी संख्या के अपवर्तकों का औसत ज्ञात कर सकते हैं। सबसे छोटा एक अपवर्तक, सबसे बड़ा स्वयं संख्या होती है, उनके मध्य पड़ने वाली वो सारी संख्याएं जो उसे विभाजित कर दें उसके अपवर्तक कहलाएंगे। तो अपवर्तकों का योग बटे अपवर्तकों की संख्या बराबर एवरेज होता है। इसी टाइप का सेकंड टाइप का ही एक दूसरा क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। आइए, ये उसका सेकंड टाइप है। यहाँ पे लिखा है 7 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा। तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था संख्या पद्धति वाले में कि अगर कहीं भी प्राकृत संख्याएं क्रमागत दी हों, सम संख्याएं दी हों, विषम संख्याएं दी हों और गुणज दिए हों, गुणज से तात्पर्य मल्टीपल से है, ये किसी भी संख्या का हो सकता है, इसे अपवर्त कहते हैं। अपवर्त का मतलब मल्टीपल होता है और अपवर्तक का मतलब फैक्टर होता है। तो ये कहीं पे भी दिया हो प्राकृत, सम, विषम और मल्टीपल, तो इसे फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ करके आप हाफ कर देंगे तो वही इसका एवरेज होगा। तो यहाँ पे सवाल कभी इस तरह से आता है कि 7 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा, और कभी आता है कि 7 के प्रथम 13 अपवर्त्यों का औसत क्या होगा। तो कभी कभी इस तरह से लिख कर आ जाता है, दोनों बातें एक ही हैं। तो 7 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट अगर मालूम हो तो जोड़ के आधा कर देंगे, वही आंसर होगा। आप देखिए 7 तो पहला इसका हो गया और इसका लास्ट क्या होगा, तो 13 सते 91 हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो 49 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमेशा आप करिए, पहला मल्टीपल ये लिखा हुआ है, अगला 14, 21 इस तरह से होगा। जो लास्ट होगा वो 13 सते 91 होगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 91 और 7 जोड़ करके डिवाइड करेंगे 98/2 करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब आप देखिए इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, दूसरा सवाल बना देता हूँ। बाय द वे आपसे ये पूछ लिया जाए कि 15 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या होगा, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसानी से आंसर आप कर सकते हैं। 15 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या होगा, आप 15 लिख लीजिए, तो ये पहला हो गया। और अगला जो होगा वो 25 गुणे 15 होगा, 25 गुणे 15 375 होता है, और इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, 390/2 का मतलब 195 हो गया। तो ये आपका सही आंसर हो गया। यानी फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर देते हैं, तो फर्स्ट तो यही होता है, जो लास्ट होगा वो 25 गुणे 15 होगा, और दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो एवरेज निकल आएगा। आइए नेक्स्ट टाइप पर, ये अगला टाइप लिखा हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ना समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख करके सेकंडों में आंसर कर सकते हैं। और इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। कभी कभी पूछ लेते हैं 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग तो तब आप बताओगे जब आपको मालूम होगा कि संख्या क्या है। या सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताइए, तो जब सबसे छोटी संख्या मालूम होगी तब वर्ग बताएंगे। एग्जैक्टली यही सवाल ये भी है। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर क्या है, सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर क्या है। तो संख्या मालूम होगी तो स्क्वायर आप बता लेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे आए, 6, 8, 12 यानी आपके पद सम में दिए हों। कहने का मतलब है कि कहीं पे 5 कुर्सियाँ रखी हैं तो क्या है, कुर्सियाँ विषम संख्या में है, लेकिन 6 कुर्सियाँ रखी हैं तो क्या है, सम संख्या में है। तो 6, 8, 4, 12 इस तरह का दिया हो, सम हो या विषम हो, इसको कैसे करेंगे ये देखिए। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, आप यहाँ पे 23 लिख लीजिए, राइट। 6 क्रमागत कैसी संख्या है, सम है, ये तो सम नहीं है, ये तो आपकी विषम संख्या है। तुरंत आप इससे 2 एरो इस तरह से निकालेंगे। ध्यान दीजिए, 23 जो औसत है सम संख्याओं का 6 क्रमागत का, उसे लिख लीजिए और इससे 2 एरो इस तरह से निकालेंगे। इसके ठीक पहले आपका 22 है और ठीक बाद में 24 है। ये 2 मध्य की संख्याएं हो गई। अब उत्तरवर्ती संख्या 2-2 ज़्यादा होंगी और पूर्ववर्ती 2-2 कम होंगी। तो आगे जो नंबर आपके हो जाएंगे वो 26 और 28 हो जाएगा, और जो पीछे नंबर होगा वो 20 और 18 हो जाएगा। यही 6 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत 23 दिखाया गया है। इसको आप घर पे सॉल्व करके देख लीजिएगा।
तो इस तरह से क्या करेंगे, 23 लिख लेंगे, एक आगे और एक पीछे, 2 आगे बढ़ जाएंगे और 2 पीछे चले आएंगे, क्योंकि इसमें सम हो या विषम उत्तरवर्ती 2 ज़्यादा होती है और पूर्ववर्ती 2 कम होती है। आप वहाँ पे चलिए देखिए, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, आप 28 लिख लो। अब चूंकि ये विषम संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, फिर से 2 एरो यहाँ पे निकालेंगे और इसके ठीक पहले 27 रही होगी ऑड नंबर और ठीक आगे 29 होगा। अब चूंकि 8 हैं तो यहाँ पे 31, 33 और 35, यानी ये आगे आपकी 3 चली जाएंगी और 3 पीछे आ जाएंगी। तो कौन कौन सी हो जाएगी, 25, 23 और आपकी 21। इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही तेज़ी से आंसर दे सकते हो। 21, 23, 25 और 27, 29, 31, 33 और 35, ये आपकी 8 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 28 है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में आप आंसर कर सकते हो। ना इसे सॉल्व करना है, ना समीकरण बनाना है। आ जाइए इसी के सेकंड टाइप पे। ये उसी का सेकंड टाइप है और ये उससे बहुत ज़्यादा आसान है। जब 6, 8, 12 इस तरह का दिया हो तो आप एरो निकाल करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन जब 5, 7, 9 दिया हो तो आप कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है। आप देखिए 5 क्रमागत, अब यहाँ पे 5 है, विषम आइटम है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 32 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, कुछ नहीं करना है, 32 लिख लीजिए। 5 हैं, 2 आगे बढ़ जाएंगे, 34 और 36 हो गया, 2 पीछे आ जाएंगे, 30 और 28 हो गया। यही 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका औसत 32 है। और यहाँ पे देखिए 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 29 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या होगी, चूंकि 7 है तो यहाँ पे 29 आप लिख लेंगे और यहाँ कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे आप 3 और इस तरह से 27, 25 और 23 ये पीछे आ जाइए। यही आपकी 7 संख्याएं, 3 ये हो गई, 3 ये हो गई और 1 ये हो गया। चेक करना चाहते हैं क्या सही है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। यानी कहीं भी सम, विषम, प्राकृत और मल्टीपज लिखे हुए हैं और क्रमागत हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ करिएगा, एवरेज आ जाएगा। आइए नेक्स्ट टाइप पे। ये उसी थर्ड टाइप का तीसरा सवाल है। 2 मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 क्रमागत सम का और 5 क्रमागत सम विषम का, ये तीसरा सवाल उसका है। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। 5 क्रमागत प्राकृत यानी नेचुरल नंबर का औसत m दिखाया गया है। अगर इसमें 3 अगली संख्या जोड़ लिया जाए तो औसत क्या होगा, और ऑप्शन में लिखा है m+2, m+3, m+1.5, m+2.5। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। ये संख्याएं हमारी कहीं से भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि 1 से हो, 11 से हो सकती है, 7 से हो सकती है, 1 से हो सकती है। आप कहीं से भी कहीं तक चेक करिएगा। मैं इसे 8 से चलिए शुरू कर देता हूँ। तो 8, अब 9 चूँकि क्रमागत हैं, 10, 11 और 12, ये आपकी 8, 9, 10, 11, 12 5 क्रमागत कैसी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। इनका औसत m है। तो m की वैल्यू क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ करके हाफ कर दीजिए, औसत आ जाएगा। मैंने आपको बताया भी है कि प्राकृत, सम, विषम और गुणज में जब क्रमागत हो तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ करके हाफ कर देंगे, औसत आ जाएगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये व्यवस्थित है और जो व्यवस्थित है उनमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो 12, 8 जोड़ देंगे, 20/2 कर देंगे, एवरेज आ गया 10। यानी यहाँ पे 10 का मतलब क्या है, m है। अब यदि अगली 3 शामिल कर लिया जाए तो शामिल कर लीजिए अगली 3। 12 के बाद क्या आएगा, 13, 14 और 15 ये आ गया। अब ये 8 क्रमागत हो गई, पहले 5 क्रमागत प्राकृत थी, अब 8 हो गई। तो फिर वही नियम, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर देंगे। 15 और 8 आपका कितना हो गया, 8 + 15/2 कर दीजिए, ये आ जाएगा 23/2। 23/2 का मतलब 11.5 आ गया। तो 10.5 इससे जब आप घटा देंगे 11.5 से तो आपका क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा।
और 10 का मतलब आपका m था, यानी सही आंसर हो जाएगा m प्लस 1.5। तो ये आपका आंसर होगा m प्लस 1.5। इस तरह से आप फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर सकते हैं। कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत तेज़ी से आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप पे। ये टाइप 4 है और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बिना आप पेन चलाए इसे आंसर कर सकते हैं। बस एक बार अच्छे से समझ लीजिए। एक बैट्समैन ने अपनी 19वीं पारी में 110 रन बनाए। एक बैट्समैन ने अपनी 19वीं पारी में 110 रन बनाए तो क्या हुआ? उसका औसत रन 4 बढ़ गया। औसत रन 4 बढ़ गया। निश्चित रूप से उसने औसत से ज़्यादा रन बनाए। औसत बढ़ने का एक ही कारण है, औसत से ज़्यादा रन बनाए। तो यहाँ पे एग्जामिनर 2 क्वेरी करता है, 19वीं पारी के पहले औसत क्या था और 19वीं पारी के बाद क्या औसत होगा। तो पहले तो मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ, फिर आपको आंसर कैसे टिक करना है वो बताऊँगा। देखिए 19वीं पारी कोई तब खेलेगा या उसकी खेलने की नौबत तब आएगी जब वो 18 कंप्लीट कर चुका होगा। तो 18 पारी तक उसके औसत रन क्या थे, और अगर औसत रन मालूम है तो कुल रन क्या थे। हमें नहीं मालूम कि 18 पारी तक औसत रन क्या थे। सपोज दैट 18 पारी तक उसके औसत रन x थे, तो टोटल रन कितने हो गए? 18x। तो 18 पारी तक उसके रनों की संख्या जो है 18x हो गई। पारियों की संख्या 18 और औसत x, तो ये टोटल क्या हो गया? औसत गुणे पारियों की संख्या बराबर कुल रन। ये 18 पारी के रन हो गए, और जब इसमें हमने 110 जोड़ दिया तो ये 19 पारी के रन बन गए, क्योंकि 19वीं पारी में उसने 110 रन बनाए। तो ये 18 और 1 19 पारी हो गया, और ये इक्वल है आपके x प्लस 4 के, क्योंकि अभी वर्तमान में 4 औसत बढ़ गया है। तो ये दोनों बैलेंस हो गया। इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 18x प्लस 110 हो जाएगा, और बराबर 19x प्लस 19 चौको 76 हो जाएगा, और ये x बराबर आप इससे इसको घटा दीजिए तो 34 आ जाएगा। यानी औसत 34 था। 19वीं पारी के पहले औसत 34 था, और 4 जोड़ दीजिए तो 19वीं पारी के बाद औसत 38 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन जब हम आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और प्रैक्टिस करके बैठते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से देखें। आपको क्या करना है, 19वीं पारी में उसने 110 रन बनाए तो क्या हुआ? औसत 4 बढ़ गया। औसत 4 बढ़ गया, तुरंत आप 19 चौको 76 करेंगे। कितना हो गया? 19 चौको 76, और 110 से 76 घटा देंगे, ये उसका औसत था, और 4 जोड़ देंगे, ये औसत हो जाएगा। तो इस तरह से आप तेज़ी से आंसर दे सकते हैं। जितना भी बढ़ा है तो उतना उसने अधिक रन बनाया, वही तो आपको बाहर करना है टोटल रनों से जो बनाया है। तो 19 चौको 76 हो गया, 110 से 76 निकाल दिया, 34 हो गया, और बचा क्या? ये अगर अगली पारी में पूछेगा, सॉरी 19वीं पारी के बाद पूछेगा तो 38 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत तेज़ी से आंसर कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको वो 2 सवाल बताना चाह रहा हूँ जो थोड़े से लेंथी हैं और थोड़े से आप टिपिकल भी कह सकते हैं। तो आइए देखिए, ये आपका क्वेश्चन है जिसके बारे में बात कर रहे थे। एक बार मैं सरसरी तौर पे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ऑप्शन भी दिया हुआ है। एक परीक्षा में एक कक्षा के 1/5 छात्रों ने पूर्णांक का 7/8 अंक प्राप्त किया। 1/10 छात्रों ने पूर्णांक का 3/4 अंक प्राप्त किया। 2/5 छात्रों ने पूर्णांक का 1/2 अंक प्राप्त किया, और 1/4 छात्रों ने पूर्णांक का 1/4 अंक प्राप्त किया, जबकि शेष छात्रों ने पूर्णांक का 1/2 अंक प्राप्त किया। यदि इस तरह से पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 172 है तो फिर ये पूर्णांक क्या है? तो इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ बताने का एक ही उद्देश्य है कि प्रॉपर तरीका क्या है सॉल्व करने का। कहने के लिए क्वेश्चन बड़ा है, और इसमें लोग इस तरह से करते हैं कि माना कक्षा में बच्चों की संख्या x है और पूर्णांक y है, तो फिर थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताता हूं, और आसानी से आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, इजी वे में बता सकते हैं। देखिए, जो भी बच्चे हैं कक्षा के, हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक संख्या इमेजिन करनी है। तो वो संख्या क्या हो सकती है जो हम इमेजिन करेंगे? 1/5 छात्र, यानी 5 से वो कट जाए तो अच्छा लगेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसके बाद 1/10 छात्र 10 से कट जाए तो अच्छा लगेगा। 2/5 छात्र फिर 5 से कट जाए, और 1/4 छात्र यानी 4 से कट जाए और शेष। तो ये 5 और ये 5 तो 10 के अंदर आ जाता है, और 4 से हम 10 को गुणा कर लेते हैं यानी 40। तो सपोज दैट बच्चों की संख्या जो है वो 400 है।
400 छात्र हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 100 हमने माना है और ना x माना है, छात्रों की संख्या 400 मान लिया टोटल कक्षा में। अब उसके बाद पूर्णांक क्या है, तो ये भी एक संख्या इमेजिन हमें करनी है। देखिए 7/8 करना है तो 8 से कट जानी चाहिए, 3/4 करना है तो 4 से कट जानी चाहिए, 1/4 करना है या 1/2 करना है तो 2 4 के अंदर है और 4 8 के अंदर है, तो 8 के मल्टीपल में मान लेता हूँ कि माना जो है पूर्णांक जो है 800 है। लीजिए, तो ये हमने पूर्णांक इमेजिन कर लिया कि 800 पूर्णांक है, तो 800 पूर्णांक है और 400 छात्र हैं। अब 400 छात्रों का 1/5 है, तो 400 का 1/5 क्या हो जाएगा, 80 छात्र हो जाएंगे। आप इसको निकाल लीजिएगा, इतना छोटा सा निकाल के बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 400 का 1/5 आप करोगे तो कितने छात्र हो जाएंगे, 80 छात्र। और इनको कितना अंक मिला, पूर्णांक का 7/8, तो इसका 7/8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 700। तो 700 नंबर मिले 80 बच्चों को। टोटल जो मार्क्स हो गए वो कितने हो गए, 56,000 मार्क्स हो गए 80 बच्चों के 700 की हैसियत से। अब इसके बाद 1/10 छात्रों को, तो 400 का 1/10 क्या होगा, 40 बच्चे हो जाएगा। और इनको जो मार्क्स मिले वो 3/4, तो 800 का 3/4, ये सब आप निकाल के चेक करिएगा। 3/4 800 का करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो इन 40 बच्चों को क्या मिला, 6 चौको 24,000 नंबर मिल गए, ठीक है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि 2/5 छात्रों को पूर्णांक का 1/2 अंक मिला, तो 400 का 2/5 करोगे तो ये 160 आ जाएगा। तो 160 बच्चों को पूर्णांक का 1/2 यानी 400 का आधा, या 800 का आधा 400 हो गया। तो 16 चौको 64 है, इन्हें 64,000 अंक मिल गए। और उसके बाद 1/4 छात्रों को 1/4 अंक मिले, तो 400 का 1/4 क्या हो जाएगा, 100 छात्र, और इन्हें 1/4 यानी 200 अंक मिले। तो टोटल कितने अंक हो गए, 20,000 अंक हो गए। इसके बाद शेष को, तो शेष को क्या, ये बच्चे टोटल 400 से निकाल दीजिए, शेष बच जाएंगे। तो ये टोटल होते हैं 380, और 380 अगर 400 से निकाल दोगे तो 20 बच्चे बच जाएंगे। और इन्हें पूर्णांक का 1/2 अंक मिलता है, यानी 800 का आधा 400। तो इन्हें टोटल मिल गए जो अंक हैं वो 8,000 हो गए। जब इसे हम टोटल जोड़ लेंगे तो ये कुल अंक हमारे हो गए 172,000, यानी 1,72,000 अंक मिले। और अब सवाल उठता है कि ये 1,72,000 अंक किसको मिले, तो 400 बच्चों को मिले। तो 1,72,000 को हम 400 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 0 0 कट गया, 4 चौक 16 और 4 3 12, 430 आ गया। ये औसत अंक आ गया, औसत अंक। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इसी को तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं, क्योंकि हमें बच्चे और पूर्णांक नहीं मालूम था। तो जब 800 पूर्णांक था तो एवरेज 430 आया। आप कह रहे हो कि हमारा एवरेज जो आया है वो 172 है। तो 800 जब पूर्णांक था तो एवरेज 430 आया। आप कह रहे हो कि नहीं, एवरेज 430 नहीं, एवरेज तो 172 है। तो फिर मैंने कहा पूर्णांक क्या है, 172 यहाँ रखोगे, 0 0 काट दो, ये 4 बार कट जाएगा, 4 8 32, यानी पूर्णांक होगा 320। तो आप इस तरह से करके देखो। जरूरी नहीं है कि माना 100 माना x, आप जो फ्लेक्सिबल हो संख्या, जिससे कैलकुलेशन आसान हो, माना वो। तो यहाँ पे हमने 400 माना, क्यों माना कि बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 800 माना बहुत अच्छा, कहीं दशमलव नहीं लगा, कहीं यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं आया, और बहुत ही तेज़ी से बहुत ही अच्छे से आंसर आ गया। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक जहाज जो तट से 40 किलोमीटर दूर था, कोई भी तट हो सकता है, समुद्र तट, नदी तट हो सकता है, 40 किलोमीटर दूर था, उसमें एक छेद हो जाता है, और इस छेद से जहाज में 12 मिनट में 3 सही 3/4 टन पानी अंदर भरने लगता है। जहाज को डुबोने के लिए 60 टन पानी पर्याप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि 60 टन पानी अगर जहाज में आ गया तो जहाज डूब जाएगा। अच्छा, जहाज में जो पंप लगे हुए हैं वो प्रति घंटे 12 टन पानी बाहर फेंक रहे हैं। तो पूछा ये जा रहा है कि जहाज को किस एवरेज स्पीड से चलाया जाए
कि जहाज उस समय तट पर पहुँचे जब वो डूबने वाला हो, यानी बिल्कुल राइट टाइम पर पहुँच जाए, एग्जैक्टली टाइम पर पहुँच जाए। तो किस एवरेज स्पीड से चलाएं, ऑप्शन दिए हुए हैं और आइए इसका बहुत ही अच्छे से आपको आंसर करना बताते हैं। सबसे पहली चीज़ कि 12 मिनट में 3 सही 3/4 टन पानी अंदर आ रहा है, तो 1 घंटे में कितना आएगा। तो तुरंत आप इसे क्या करेंगे, 12 मिनट में आपका भर रहा है जो पानी वो 3 सही 3/4 टन है, यानी 4 तिहाई 12 और 3 15/4 टन। अब चूंकि 60 मिनट में आपको चाहिए तो इसको 60/12 कर दीजिए, तो ये हो गया 12 पंचे 60 यानी 75/4 टन। इतना पानी प्रति घंटे जहाज में भर रहा है, 75/4 टन पानी जहाज में प्रति घंटे भर रहा है। अब आप जहाज में जो पंप लगे हैं वो 12 टन पानी प्रति घंटे बाहर फेंक रहे हैं, दोनों यूनिट आवर्स में आ गई हैं। तो 75/4 भर रहा है और 12 टन बाहर निकाला जा रहा है। इसका मतलब 12 चौको 48, इससे घटा लीजिए 27/4 टन पानी अभी भी जहाज में भर रहा है। और 60 टन भरने में कितना समय लगेगा इस हैसियत से, तो ये देख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 60 टन पानी यदि जहाज में आ गया तो जहाज डूबने वाला है, तो 60 टन पानी कितनी देर में भर जाएगा, 60 बटे और प्रति घंटे ये भर रहा है तो 27 नीचे और ये 4 ऊपर चला जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 9 27 20, ये 80/9 आ जाएगा। 80/9 घंटे में 60 टन पानी भर जाएगा। इसका मतलब है कि 80/9 घंटे में हमें ये सफ़र तय कर लेना चाहिए, अदरवाइज जहाज़ डूब जाएगा। तो 80/9 घंटे में कौन सा सफ़र, 40 किलोमीटर का। तो यहाँ पे स्पीड क्या होती है, तो आपको मालूम है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस आपकी 40 किलोमीटर है और टाइम आपको लेना है 80, 9 ऊपर चला जाएगा। आप 40 दूना 80, 2 से काट दीजिए, 9/2 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगे तो आप टाइम पर पहुंच जाएंगे एग्जैक्टली उस समय जब जहाज डूबने वाला होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि प्रति घंटे 12 मिनट दिखाया है, यूनिट को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है, बट आप जो है 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, कितना निकाल रहा है, जो दोनों का अंतर है वही जहाज को डुबोएगा। तो कितनी देर में 60 टन हो जाएगा और उतनी ही देर में यदि हम सफ़र तय कर लें तो जहाज डूबने से बच जाएगा, यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होनी चाहिए। तो ये आपने औसत का लास्ट वीडियो देखा। इससे पहले हमने आपको 5 वीडियो जिसमें 2 एवरेज स्पीड के थे और 3 एवरेज के थे। आप वीडियो पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है आधा अधूरा देखने से। तो इसलिए कंप्लीट देखिए, कम से कम इस चैप्टर में इन्वॉल्वमेंट करें तो आप प्रॉपर कर सकें। और एवरेज का अगर कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगा। तो इस तरह से आप इसे पूरा करिए। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं 5 के लिंक डाल दूँगा, तो आप जब इसको देखिएगा तो उससे पहले उन 5 को देख लीजिएगा, ताकि कम से कम आपका ये एवरेज का चैप्टर क्लियर हो जाए। अब आपको मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।